हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई विश सब अच्छे से होगे और प्रिपरेशन अपनी अच्छे से कर भी रहे होगे। यूनिट से मेज़रमेंट का जो PPS1 मैंने दिया था, और उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चों ने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किए होंगे। कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चन फंसे होंगे। मैंने कहा था कि हम लोग जितने भी प्रॉब्लम शीट करेंगे उन सब के एक वीडियो सॉल्यूशन भी सॉल्व करेंगे, ताकि जो भी डाउट्स कन्फ्यूज़न हो वो एकदम ऑन द स्पॉट वो सॉल्व हो जाए। क्योंकि प्रॉब्लम्स को पाइल अप करने से कोई फ़ायदा नहीं है। चैप्टर्स किया, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किया, डाउट्स है, कन्फ्यूज़न है, एट द सेम टाइम वहीं पर उसको रिमूव कर रहा है। इसके सॉल्यूशन भी मैं तुमको प्रोवाइड कर सकता था इन रिटन फॉर्म, बट मुश्किल होगा कि अगर वीडियो सॉल्यूशन दिया जाए तो और बेटर होगा और बेहतर तरीके से डाउट्स को हम लोग क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, जिन लोगों को भी ये PPS1 यूनिट से मेजरमेंट का नहीं मिला है, वो चैनल के जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से इसको तुम ले सकते हो। जिनके पास है, ऐसा उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे और कुछ डाउट्स भी होंगे, तो उसको आज हम लोग इस सोल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और देखो सोल्यूशन को देखो। जिस क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो वहाँ देखो क्या प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करो और कीप ऑन इम्प्रूविंग। ठीक है, एक दिन 2 दिन में नहीं होता है, बट लगातार करने से एक दिन ज़रूर होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी डाउट्स कन्फ्यूज़न है वो इस वीडियो सॉल्यूशन के माध्यम से बिल्कुल दूर हो जाएंगे। ठीक है, और फिर विल गिव यू द PPS2 और द सेम चैप्टर। अभी इसका एक PPS2 और भी आएगा, फिर चैप्टर वाइज हम लोग प्रॉब्लम शीट सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते अपने हम लोग सॉल्यूशन PPS1 का। चलो फाइन, तो ये शीट सबके पास अवेलेबल है, हो सकता है PDF फॉर्म में होगी, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक क्वेश्चन को देखते चलो, मैं सॉल्व करूँगा, उसके जो भी डाउट्स हैं वो दूर करते चलो। ठीक है, चलो तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज यूनिटलेस। जब भी इस वीडियो को देखना होगा तो अपने सामने वो क्वेश्चंस को, अगर हार्ड कॉपी में आ सकता है तो अच्छी बात है, उसको अवेलेबल करो और साथ साथ क्वेश्चन को सामने रख के ही इस सॉल्यूशन को देखना, तभी हर एक क्वेश्चन की बात क्लियर होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज यूनिटलेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला तेरा वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब देखो क्या होता है। किसी भी चीज़ में अगर हम लोग ग्रेडियंट बहुत जगह आता है, तो अब चीज़ को रटने से अच्छा है कि बातों को समझो कि ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ का जो हम लोग पर यूनिट लेंथ फाइंड करते हैं, उसमें चेंज कह लो, उसकी वैल्यू को कह लो, पर यूनिट लेंथ अगर फाइंड करें तो जनरली उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। ठीक है, किसी चीज़ का चेंज निकालना हो कि पर यूनिट लेंथ वो चीज़ कैसे चेंज हो रही है, तो वहाँ पर ग्रेडियंट वर्ड यूज़ किया जाता है। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो मतलब वेलोसिटी में चेंज पर यूनिट लेंथ। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज़ पोटेंशियल में चेंज पर यूनिट लेंथ। तो ग्रेडियंट वर्ड जहाँ भी आएगा इसका हम लोग ये मतलब निकालेंगे और फिर जो भी दिया होगा उसको देखेंगे। तो 4 क्वांटिटी हमसे दी हुई है: वेलोसिटी ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट, डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट और फोर्स ग्रेडियंट। और कह रहे हैं कौन इसमें यूनिटलेस है। तो जो थर्ड ऑप्शन है डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, पहला है वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, यूनिटलेस कैसे हो सकता है। प्रेशर अपॉन ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ, यूनिटलेस कैसे हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे लेंथ, तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल आउट एंड यू विल गेट यूनिटलेस। थर्ड है फोर्स ग्रेडियंट, फोर्स अपॉन लेंथ कैसे यूनिटलेस हो सकता है। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, जो इसका थर्ड ऑप्शन है विच इज योर डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट,
यही हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट विल बी अ यूनिटलेस क्वांटिटी। भाई ऊपर डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे लेंथ होगी, ठीक है, तो दोनों तरफ लेंथ होगा तो इट विल बी यूनिटलेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चले तो क्वेश्चन 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द सेम यूनिट एज अदर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 4 ऑप्शन हमको दिए हुए और कह रहा है कि इनमें से कौन यूनिट जिनकी सेम नहीं है, चारों में से कौन सा ऐसे कि ना ऑड पिक करो, कौन किससे ऑड है ना। कुछ 3 मिलते हुए होंगे, एक बिल्कुल अलग होगा, पिक द ऑड वन। तो किस आधार पे ऑड वन पिक करना है कि जिनकी यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, तो वॉट सेकेंड क्या होता है, एक्चुअल एनर्जी होती है। ठीक है, वॉट इज, जैसे पहला ऑप्शन तुम्हें क्या दिया है, वॉट सेकेंड, तो वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड इनटू सेकेंड, तो बिकम्स योर जूल। तो पहला ऑप्शन क्या रहा है, जूल। अगला है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर भी क्या होता है, एनर्जी होती है, जूल होता है। थर्ड ऑप्शन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी तो एनर्जी ही की यूनिट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये सब किसको शो करते हैं, एनर्जी को। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है जूल सेकेंड, जूल इनटू सेकेंड, जूल अपॉन सेकेंड होता तो भी कुछ बात होती, जूल इनटू सेकेंड की बात यहाँ पे हो रही है। तो 1 से लेकर 3 ऑप्शन तक तो एनर्जी है। वॉट सेकेंड इज एनर्जी, किलोवाट आवर इज एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज एनर्जी, जूल सेकेंड भाई ये एनर्जी की यूनिट नहीं है, इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन है वो तुम्हारा करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन फोर्थ है दैट इज जूल सेकेंड इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी यूनिट बाकी लोगों के सेम नहीं है। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। थर्ड में एक चीज का जिक्र किया है, पारसेक। पारसेक क्या होता है या पारसेक किस चीज की यूनिट होती है, ये तो फैक्ट है, याद रखना। पारसेक एक्चुअल में बहुत बड़ी लेंथ को, डिस्टेंस को मेजर करने की यूनिट होती है, इसको बोलते हैं पारसेक। तो पारसेक इज द यूनिट ऑफ, सबसे पहली बात याद रखना कि पारसेक इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ की यूनिट है, सबसे पहली बात तो ये। ठीक है, और किस लेंथ की, बहुत बड़ी लेंथ को जब हमको मेजर करना होता है, जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑर्डर का होता है, सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की जो डिस्टेंस होती है, आकाशीय पिंडों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उनको मेजर करने के लिए हम लोग इस पारसेक को यूज़ करते हैं। तो पारसेक एक्चुअली होता कितना है, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। ऐसा कहा जाता है कि एक पारसेक में 3.26 लाइट ईयर होते हैं। और 1 लाइट ईयर क्या होता है, तो 1 लाइट ईयर की एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करता है, इट इज 1 लाइट ईयर। तो एक पारसेक का मतलब हो गया कि 3.26 ईयर्स में लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दैट इज 1 पारसेक। फैक्ट है, इसको याद रखोगे, अच्छी बात है, फैक्ट के फॉर्म में कभी एग्जाम में आ गया तो आ गया। फोर्थ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन। डायमेंशन याद करो, डायमेंशन निकालना सीखो, फटाफट ऐसे क्वेश्चन हो जाएंगे। आते एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पेयर्स दे देगा, इनमें से किस के डायमेंशन सिमिलर हैं, किस के सिमिलर नहीं हैं। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डज नॉट हैव सिमिलर डायमेंशन, इनमें से किसके डायमेंशन सिमिलर नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन की बात हम लोग कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, बहुत फेमस है, प्लैंक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम डायमेंशन सेम होती है। टेंशन एंड सरफेस टेंशन, टेंशन तो फोर्स है और सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन लेंथ है, यही दो हैं जिनकी डायमेंशन सेम नहीं है। फिलहाल आगे चेक भी कर लेते हैं। एंगल एंड स्ट्रेन दोनों यूनिटलेस है। स्ट्रेस एंड प्रेशर, स्ट्रेस और प्रेशर दोनों फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो सिमिलर डायमेंशन नहीं वाले में कौन है, सेकंड ऑप्शन, दैट इज फोर्थ का ऑप्शन नंबर 2, दैट इज
टेंशन एंड सरफेस टेंशन। ठीक है, ये दो डायमेंशन, ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसका डायमेंशन सेम नहीं है। ऐसा लगता है कि वो टेंशन है, वो सरफेस टेंशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फोर्स है और ये तुम्हारा फोर्स अपॉन लेंथ हो जाता है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो ये दो क्वांटिटी इस डायमेंशन सेम नहीं है। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैव द सेम डायमेंशन। फोर्थ में अगर किसका डायमेंशन सेम नहीं है, अब फिफ्थ में कह रहा है कि किसका डायमेंशन सेम है। ऑप्शंस तुमको दे रखा है एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड यंग्स मॉडुलस। तो इसमें जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है ये यूनिटलेस होते हैं। एट ऑप्शन बी और सी अगर देखा जाए तो बी और सी जो है वो यूनिटलेस होते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होगा क्योंकि इनके डायमेंशन नहीं है, ये डायमेंशन लेस है। तो उसके हिसाब से ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायमेंशन सेम नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 जो कि मेडिकल एंट्रेंस में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर का डायमेंशन बताओ। अब 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर के डायमेंशन में कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे क्या करेंगे, एप्सिलॉन के डायमेंशन निकालना शुरू कर देंगे, याद होगा तो रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की खोजना शुरू कर देंगे, फिर रखेंगे। बट थोड़ा ठहर जाओ, चीज़ों को देखो, ऑब्जर्व करो, एनालिसिस करो। अब ये 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर क्या होता है? ये होता है बच्चों एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमें बस याद, अगर ये फॉर्मूला याद है तो बड़ा आसान काम है। तो उस हिसाब से अगर बात किया जाए तो ml² T-2 एनर्जी हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया भाई? L3। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से ml-1 T⁻²। तो ml-1 T⁻², ऑप्शन नंबर 3। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान रखना कि अगर किसी चीज़ का फॉर्मूला हम पहले से पढ़े हैं, कुछ हमको वहाँ से हेल्प मिल सकती है तो उसको अप्लाई करो। तो 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर इज एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस कम्स आउट टू बी ml-1 T-2। ठीक है, नाउ ऑप्शन नंबर 7 की तरफ चलते हैं कि 7th करें विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिप्रेजेंट डायमेंशन ml-2 T⁻²। क्वेश्चन नंबर 7 ml-2 T⁻² कह रहा है कि ये किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है। तुम्हें करना कुछ नहीं है, जितने ऑप्शन हम दिए सबको चेक कर लो। एनर्जी पर यूनिट एरिया, प्रेशर, फोर्स लेंथ और चौथा है प्रेशर ग्रेडियंट। तो चौथा ऑप्शन जो देख रहे हो प्रेशर ग्रेडियंट, और मैंने ग्रेडियंट का मतलब क्या बताया कि पर यूनिट लेंथ जब तुम किसी चीज़ का निकालोगे तो वही चीज़ क्या होती है? ग्रेडियंट। तो अगर तुम सबको प्रेशर ग्रेडियंट, तो प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या हो गया? प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर क्या होता है? तो प्रेशर इज ml-1 T-2, ये प्रेशर का डायमेंशन होता है, अपॉन लेंथ इज L। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ml⁻² T⁻²। देखो डायमेंशन आ गया। तो पूछा था ml-2 T-2 किस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है? तो किसका डायमेंशन है? प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ। प्रेशर का डायमेंशन ml-1 T-2, लेंथ का डायमेंशन L। सॉल्व किया, ये आ गया। ठीक है, तो ग्रेडियंट का मतलब ध्यान रखना कि पर यूनिट लेंथ अगर किसी चीज़ का निकालोगे तो वहाँ पर ग्रेडियंट वर्ड का हम लोग यूज़ करते हैं। फाइन, क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। 8 कह रहा है कि एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, एनर्जी को, वेलोसिटी को और टाइम को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान ले, जैसा क्वेश्चन हमने बहुत किए प्रैक्टिस के दौरान क्लास में, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी अगर मान लिया जाए तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन क्या होगा। इसको यूज़ करके मुझे सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड करना है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फाइंड करना है, एनर्जी दिया हुआ है, तुरंत दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए, दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे जब सरफेस टेंशन के क्वेश्चंस करेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे तो बताऊंगा कैसे है, क्या है, बहुत उसके बारे में बातें फिलहाल नहीं करेंगे। ये एनर्जी है, ये सरफेस टेंशन है, ये एरिया है, ठीक है। तो एनर्जी का डायमेंशन तो चलो ई हो गया, देखो फॉर्मूला याद करने का ये फ़ायदा होता है, लिंक पता चलता है कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है। डायमेंशन ई हो गया, बताया था ना कि जो डायमेंशन कहेगा उसके टर्म्स में आंसर देना है। सरफेस टेंशन का डायमेंशन हमें चाहिए, ठीक। अब एरिया मतलब लेंथ का स्क्वायर, और लेंथ कैसे आएगा, लेंथ आएगा स्पीड इनटू टाइम करने पर, तो स्पीड इनटू टाइम किया, लेकिन हमें एरिया लाना है तो लेंथ का स्क्वायर भी करना होगा। अब ये नीचे के ऊपर जाएगा तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ई वी टू द पावर -2 टी टू द पावर -2, ठीक है। तो इस तरीके से अगर सही फॉर्मूला यूज़ कर लिया तो फटाक से आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर का फॉर्मूला यूज़ किया तो हो सकता है कि आ जाए, थोड़ा वक्त लग जाए या फिर शायद ना भी आए। तो फॉर्मूले का सही सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर पे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ किसी और को मानना होता है, वहाँ पे फॉर्मूले का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो एनर्जी, वेलोसिटी और टाइम, इनको मुझको फंडामेंटल क्वांटिटी मानना था और इनके टर्म्स में सरफेस टेंशन का डायमेंशन लिखना था। तो मैं सोचा कि सरफेस टेंशन का एनर्जी के साथ क्या कनेक्शन है, तो ये फॉर्मूला मुझको याद आया। डेल्टा यू इज़ चेंज इन एनर्जी होता है, एस इज सरफेस टेंशन एंड डेल्टा ए इज़ चेंज इन एरिया, ठीक है। तो यहाँ से एरिया को मैंने कहा लेंथ का स्क्वायर, मगर लेंथ कैसे मिलेगी, तो वेलोसिटी इनटू टाइम किया, लेंथ मिल गई, उसका स्क्वायर किया, एरिया मिल गया। डेल्टा यूज एनर्जी, जिसको ई लिखना है, आगे सरफेस टेंशन का डायमेंशन। क्लियर है। शायद हम लोग ऐसा क्वेश्चन या शायद यही क्वेश्चन हम लोग कर भी चुके हैं, प्रैक्टिस जब हम लोग क्लास में क्वेश्चंस कर रहे थे तो वहाँ शायद तुमको मिलेगा ये। 9th पे कह रहा है कि मोमेंटम, मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T, मोमेंटम P, एरिया A एंड टाइम T को अगर हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी मान ले, ठीक है, मोमेंटम, एरिया और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी मान ले, देन द एनर्जी हैज़ डायमेंशन फॉर्मूला। एनर्जी का डायमेंशन हमें यहाँ से पूछा गया है, व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, एरिया एंड टाइम। अब एनर्जी और मोमेंटम का तो बहुत पुराना संबंध है, एक नहीं तुमको कई प्रकार के संबंध मिल जाएंगे, मगर हमको देखना हो कहाँ जल्दी और फटाफट आंसर आए। तो एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू CH/λ। पढ़ोगे इस फॉर्मूले को, एनर्जी ऑफ फोटोन। एक फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला है जो हम लोग रिसीव करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, एनर्जी को पार्टिकल के फॉर्म में, फोटोन जिसको कहते हो, तो फोटोन की एनर्जी का फॉर्मूला होता है। इसमें भी जो H/λ है ये मोमेंटम होता है, ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम इसको कहते हैं। मोमेंटम को तो P लिखना है, तो इसका तो काम हो गया। वेलोसिटी का डायमेंशन मिल जाए तो एनर्जी का डायमेंशन फिर से आ जाएगा। वेलोसिटी कैसे निकालोगे, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड कैसे निकालोगे, एरिया दिया है, एरिया का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लेंथ मिलेगा, लेंथ में टाइम से डिवाइड करेंगे,
स्पीड मिल जाएगी। तो c को लिखा जाएगा a टू द पावर 1/2 अपॉन t। इस बात को समझो कि a टू द पावर 1/2 क्यों लिखा गया। ये एरिया है, इसमें लेंथ का स्क्वायर होगा, तो उसका जो स्क्वायर रूट लेंगे तो लेंथ मिलेगा। लेंथ को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड मिलेगी। h बाई लेमडा मोमेंटम है ही है, तो मोमेंटम यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, p a टू द पावर 1/2 t टू द पावर -1, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 4 हमको बता रहा है। क्लियर है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम बहुत आते हैं, इसलिए इनको मैंने इंक्लूड भी किया तुम्हारे इस पीपीएस में। दोनों सिमिलर हैं और सिमिलर तरीके के क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो चलो बच्चों अब चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 भी 6th और 8th जैसा ही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मानना होगा और उनके बेस पर अदर क्वांटिटीज़ का डायमेंशन लिखना होगा, ठीक है। और नीट 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें करना क्या हमें, इसमें करना है कि क्वेश्चन 10th डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम, ठीक है। इन तीनों को हमें फंडामेंटल क्वांटिटी मान लेना है, ठीक है। भूल जाओ, जो हम लोग 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़ते थे, एम एल टी एन थीटा वगैरह सब भूल जाओ। अब ये 3 हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं फिलहाल इस क्वेश्चन में, फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। जो भी डायमेंशन हम निकालेंगे किसी फिजिकल क्वांटिटी का, इन्हीं 3 के टर्म्स में ही निकालना है, इतना हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो डायमेंशन निकालना किसका है, आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास। मास का डायमेंशन मुझसे पूछा गया है इन तीनों के टर्म्स में। तो हमने तुमसे क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे बस हमें इनके बीच में रिलेशन खोजना है कि जो क्वांटिटीज़ दी हैं वो और जिसका डायमेंशन पूछा गया है वो, उनमें कोई फॉर्मूला, कोई रिलेशन जो हमें याद हो, पढ़े हो, उसको बस हमको याद रखना है। तो फोर्स की बात हो रही है, मास का डायमेंशन पूछा गया है, तो फिर F इज इक्वल टू एम इंटू ए से बेहतर कौन रिलेशन होगा बिटवीन फोर्स एंड मास, है ना। तो फोर्स और मास के बीच का रिलेशन दैट इज F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ये हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं। अब एक्सेलरेशन यहाँ पर पे आ गया है और वेलोसिटी और टाइम को हमें यूज़ करना है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। बस यही तुमको पकड़ना है कि जो हमें फिजिकल क्वांटिटीज़ दी हुई हैं और जिनका डायमेंशन पूछा है, इनके बीच में रिलेशन क्या है, बस वो रिलेशन को फाइंड कर लो एंड जो डायमेंशन तुमको निकालना है उसको चेक कर लो। तो m इज इक्वल टू एफ डेल्टा टी बाई डेल्टा वी, है ना। तो फोर्स का डायमेंशन तो f, टाइम इज t एंड v इज दिस वन, ठीक। तो v को अगर मैं ऊपर कर दूं तो f t v टू द पावर -1, ठीक है। एंड f t v टू द पावर -1 दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। बस तुमको ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटीज दी गई हैं उनको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। सो क्वेश्चन 11th इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम डायमेंशन। अभी क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट हैव सेम डायमेंशन, इसमें कह रहा है विच द फॉलोइंग हैज़ सेम डायमेंशन। चेक करना सेम डायमेंशन किसका है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तो बहुत फेमस एग्जांपल है, बहुत बार मैंने डायमेंशन निकालते वक्त तुमको बताया भी है कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन सेम होता है, ठीक है। अगर नहीं है तो फटाफट निकाल के चेक कर लो यार, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन क्या होगा, प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा। अब यहीं पर देखो, हम लोग हमेशा कहते हैं कि डायमेंशन याद नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं याद करना चाहिए,
लेकिन अगर याद है तो कोई बुराई नहीं है, इट विल सेव योर टाइम। अगर तुम्हें डायमेंशन पता है कि यार इसका ये होता है, इसका ये होता है, डायमेंशन सेम नहीं है, तुम्हारा टाइम बचेगा। जिसको नहीं याद है मगर डायमेंशन निकालने आता है, निकालोगे बट थोड़ा सा वक्त वहाँ ज़्यादा खर्च होगा। तो हमें अगर डायमेंशन याद है तो ये एक बेनिफिट होगा, तुम्हारा टाइम काफ़ी बचेगा इस पर। तो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशन सेम होता है। हमें सेम जिसका है वही चेक करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सेम डायमेंशन। दूसरा कह रहा है लीनियर मोमेंटम एंड गैस कांस्टेंट, कोई कनेक्शन नहीं इनका। एनर्जी एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कनेक्शन तो इनका है मगर डायमेंशन सेम नहीं है। फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब प्रेशर अपॉन लेंथ डिस्टेंस, ठीक है, तो वो कभी भी फोर्स के इक्वल नहीं होगा, इसको हम लोग चेक कर सकते हैं। तो फोर्स एंड प्रेशर ग्रेडियंट का डायमेंशन सेम नहीं है। अगर चाहो चेक कर सकते हो, तो फोर्स क्या होता है एफ बाई ए, और प्रेशर इज इक्वल टू एंड प्रेशर ग्रेडियंट इज इक्वल टू पी बाई लेंथ, जो इक्वल नहीं आएगा। तो एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट डायमेंशन चेक करोगे, ये सिमिलर है, ठीक है। और अगर तुमको एक बहुत प्यारा सा रिलेशन याद है ना, दिस वन 11 डिस्कस करें हम लोग, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। अगर तुमने ये कभी तुम्हें याद है इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला, तो यहाँ से भी देख सकते हो कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन के सेम होगा, क्योंकि एन और 2 पाई तो नंबर्स हैं, डायमेंशन लेस है। तो ये अगर तुम इस फॉर्मूले को भी याद रखते हो तो तुम्हारा ये क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा कि एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? ये फॉर्मूला हम लोग खुद पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में तो शायद पढ़े भी बहुत बार। फिजिक्स में हम लोग जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे, उसके क्वांटाइज्ड होने की बात करेंगे, तो इस फॉर्मूले का जिक्र आएगा। बहुत बच्चों को तुम्हें से पता भी होगा कि ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से बिल्कुल क्लियर है कि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू हैज़ द सेम डायमेंशन फैक्ट एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। 11th क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ फोर्स इज एक्सप्रेस्ड एज, एक फोर्स को एक्सप्रेस किया गया है बच्चों, लाइक एफ इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा क्यूब प्लस डी, ठीक है। फोर्स इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा क्यूब प्लस डी। अल्फा बीटा का डायमेंशन फाइंड करना है एंड डी इज डेंसिटी। जिन बच्चों के पास में शीट अवेलेबल नहीं है, जो नंबर तुम्हें दिया गया है उस नंबर पे तुम इसको अवेल कर सकते हो, ठीक है। और इसको लेकर के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, जो डाउट्स है उसे क्लियर करो, ठीक है, तभी बात बनेगी, ऐसा नहीं। तो एफ इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा क्यूब प्लस डी। डी है डेंसिटी और अल्फा और बीटा क्यूब का डायमेंशन निकालना है। याद करो, बहुत बेसिक रूल तुमको मैंने क्या बताया था कि जिन फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं उनका डायमेंशन सेम होता है। तो डायमेंशन ऑफ बीटा क्यूब इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। भाई बीटा क्यूब को तुमने डायमेंशन डेंसिटी में ऐड किया है, तो बीटा क्यूब का भी डायमेंशन डेंसिटी के डायमेंशन के बराबर होगा। बीटा क्यूब का, बीटा का नहीं, क्योंकि बीटा क्यूब को ऐड किया गया है, तो बीटा क्यूब का डायमेंशन L-3। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ बीटा m टू द पावर 1/3 L टू द पावर -1। इसका क्यूब रूट ले लोगे यार, तो m टू द पावर कितना हो जाएगा 1/3 L टू द पावर -1 आफ्टर टेकिंग क्यूब रूट। तो बीटा का डायमेंशन तो आ गया, ठीक है। अब अल्फा का डायमेंशन निकालना है, तो अल्फा का डायमेंशन निकालना है तो ये तो पूरा डेंसिटी है, तो फोर्स इनटू डेंसिटी कर दिया जाए। तो डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू
ये फोर्स है, डेंसिटी है, मल्टीप्लाई कर दो तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और डेंसिटी का डायमेंशन एम एल टू द पावर माइनस थ्री। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। तो एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू एंड सॉरी ये एल टू द पावर माइनस टू होगा ना, प्लस वन माइनस थ्री तो माइनस टू। तो एम स्क्वायर एल टू द पावर माइनस टू टी टू द पावर माइनस टू। तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा का डायमेंशन। तो अल्फ़ा और बीटा का डायमेंशन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ करेक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो गया बालक, थर्ड। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन में एम स्क्वायर एल माइनस टू टी माइनस टू एंड एम टू द पावर वन बाई थ्री एल टू द पावर माइनस वन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, इक्वेशन दिया रहेगा उसमें जो कॉन्स्टेंट्स होंगे उनके डायमेंशन को निकालने होंगे। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग अब मूव करते हैं। 13 भी क्वेश्चन नंबर 12 के जैसा ही इक्वेशन वाला है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विथ डिस्टेंस। एक पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ कैसे बदलती है उसका इक्वेशन दिया हुआ है, दैट इज दिस वन। U इज इक्वल टू a इंटू रूट एक्स बाई एक्स प्लस बी। ठीक है, डायमेंशन ऑफ ए बी फाइंड करना है। ए और बी का डायमेंशन अलग अलग फाइंड नहीं करना। कभी कभी ऐसा भी आता है डायमेंशन ऑफ ए बी विल बी व्हाट। ए और बी का डायमेंशन अलग अलग नहीं करना है। ए और बी को मल्टीप्लाई करने पर, डिवाइड करने पर कुछ भी आ सकता है, डायमेंशन क्या होगा तो करना वही है। इक्वेशन को देखो, कॉन्स्टेंट्स का डायमेंशन निकालो, मल्टीप्लाई करने को बोलता है मल्टीप्लाई करो, अलग अलग पूछता है अलग अलग फाइंड कर लो, बट पहले उनके डायमेंशन निकालो तो सही। अगेन यू इज एनर्जी, एक्स इज डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में मैंने बी को ऐड किया है, तो बी कभी टाइम नहीं हो सकता, बी कभी मास नहीं हो सकता, डिस्टेंस में केवल डिस्टेंस ही ऐड होगा। तो उस हिसाब से बात किया जाए तो सीधे सी बात है कि भाई डायमेंशन ऑफ बी जो होगा वो क्या होगा बालक, एल। ठीक है, नाउ अब रही बात डायमेंशन ऑफ ए की। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हो। वैसे भी अगर देखो तो u इज इक्वल टू, ये लेंथ का पावर 1/2 है ना, और नीचे लेंथ का पावर 1 है। तो लेंथ का पावर 1/2, लेंथ का पावर 1 नीचे, तो लेंथ के पावर यहाँ पर पे अगर मैं डायमेंशन सीधे लिखूँ, है ना, इक्वेशन की जरूरत नहीं है, डायमेंशन से लिखूँ तो u का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन ml स्क्वायर टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, इज इक्वल टू ए। तो यहाँ l टू द पावर 1/2 आएगा, यहाँ आएगा l टू द पावर 1। तो ओवरऑल नीचे बैठ जाएगा l टू द पावर 1/2। इतना समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो डायमेंशन ऑफ ए अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू एम, एल का मल्टीप्लाई हुआ तो 5/2, 2.5 5/2 टी टू द पावर माइनस टू। ये हो गया ए का डायमेंशन। मगर हमें ए इंटू बी का डायमेंशन चाहिए, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए बी, ए का डायमेंशन इज एल, बी का डायमेंशन एम एल टू द पावर 5/2 टू द पावर माइनस टू। तो यू विल गेट एम एल टू द पावर 5/2 प्लस 1 7/2 टी टू द पावर माइनस टू। ठीक है, तो यू विल गेट ऑप्शन नंबर दैट इज फोर्थ। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये हो गया 13 क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन 14 है, उसको डिस्कस, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कहीं भी कुछ किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी कर लो क्वेश्चन नंबर 14 से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी। ओके, चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन 14 भी इसके पहले जो क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं उसके जैसा ही है, और देखते हैं इसका आंसर क्या है, क्या इसका सोल्यूशन है। 14,
ए और बी, ए अपॉन बी का डायमेंशन निकालना है इन द इक्वेशन वेयर प्रेशर इज गिवन ए माइनस टी स्क्वायर बाई बी एक्स। ठीक है, तो इस इक्वेशन में पी प्रेशर है, टी इज टाइम एंड एक्स इज योर डिस्टेंस। ठीक है, और हमें डायमेंशन निकालना है ए बाई बी का। वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी। ठीक है, तो करना कोई है, ए और बी का डायमेंशन अलग अलग फाइंड कर लो एंड जस्ट डिवाइड इट। तो ए और टी स्क्वायर के बीच में सब्ट्रैक्शन है, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो टी ए का डायमेंशन तो क्लियर है, टी स्क्वायर। अब बच गया बी, तो प्रेशर का डायमेंशन जैसा कि हम जानते हैं ml माइनस 1 टी माइनस 2 होता है एंड ऊपर तो टी स्क्वायर है ही, नीचे बी एंड दिस इज योर लेंथ। ठीक है, तो यहाँ से अगर बी का डायमेंशन निकाला जाए तो ये कितना हो जाएगा, m माइनस 1 एल कैंसल्ड आउट एंड टी टू द पावर, अच्छा बी इधर जाएगा तो बी का डायमेंशन ऊपर क्या बच गया, टी स्क्वायर एंड नीचे अगर ये आएगा तो m माइनस 1 एल कैंसल्ड आउट एंड टी टू द पावर माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा, m टू द पावर माइनस 1 एंड टी टू द पावर 4। ये हो गया b का डायमेंशन। देयरफॉर वी हैव टू फाइंड डायमेंशन ऑफ a बाई b। तो a का डायमेंशन तो भाई टी स्क्वायर था, है ना, और b का डायमेंशन है m टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर 4। तो यू विल गेट हाउ मच, m चला गया ऊपर और ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस 2। ठीक है, m t माइनस 2 इज द डायमेंशन ऑफ दिस a बाई b एंड ऑप्शन नंबर 2। तो आंसर इज 2, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो ये था क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 15 बहुत मतलब पॉपुलर क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम से पूछा भी गया हुआ ये 15th रियल गैस इक्वेशन, जिसकी बात हम लोग करते हैं, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर एंड v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, रियल गैस इक्वेशन है, जैसे एक आइडियल गैस इक्वेशन होता है वैसे एक रियल गैस इक्वेशन है। इसमें हमें अगेन कांस्टेंट ए और बी का डायमेंशन फाइंड करना है, बाकी चीज़ें p इज प्रेशर, v इज वॉल्यूम, r इज गैस कांस्टेंट, t इज टाइम, जो हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं सब कुछ वही सिंबल्स हैं। ठीक है, a और b का डायमेंशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखो b को वॉल्यूम में से माइनस किया गया है, तो वॉल्यूम में से तुम केवल वॉल्यूम माइनस कर सकते हो, तो कुछ नहीं कर सकते। देयरफॉर सीधे साधे बात किया जाए तो डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। एक काम तो यह हो गया, और प्रेशर में इतना ऐड किया गया है, तो दिस मीन्स डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर, ये पूरे का डायमेंशन ऐड करेंगे ना, सिर्फ a का नहीं, क्योंकि प्रेशर में सिर्फ एक को ऐड नहीं किया गया, a बाई वी स्क्वायर को ऐड किया गया। तो प्रेशर का डायमेंशन सिर्फ a के बराबर नहीं होगा, ये जो a बाई वी स्क्वायर है ये पूरा प्रेशर के बराबर है। तो डायमेंशन ऑफ a बाई वी स्क्वायर इज डायमेंशन ऑफ प्रेशर ml माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2। ठीक है, दैट इज a बाई वॉल्यूम का डायमेंशन l क्यूब, उसका स्क्वायर भी किया l टू द पावर 6 इज इक्वल टू m l टू द पावर माइनस 1 टी टू द पावर माइनस 2। देयरफॉर डायमेंशन ऑफ a इज, मल्टीप्लाई कर दिया, m l टू द पावर 5 टी टू द पावर माइनस 2। ठीक है, तो उस हिसाब से ये तुम्हारा m l टू द पावर माइनस 5 l टू पावर 5 टी टू पावर माइनस 2। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा 1, इसका ऑप्शन 1 इज करेक्ट। चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो आ चुके। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्रिटिकल वेलोसिटी की बात हो रही है, एक पाइप से जो लिक्विड का फ्लो होता है। हालांकि अगर तुम सबको याद हो तो ये क्वेश्चन हम लोग
प्रैक्टिस में कर चुके हैं। हम लोग जब क्लास में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे, है ना, तो इस क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो कह रहे क्रिटिकल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वीसी इज इक्वल टू ईटा टू पावर एक्स, रो टू पावर वाई एंड आर टू पावर जेड। ठीक है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ठीक है, सो ईटा इज विस्कोसिटी, रो इज डेंसिटी और आर इसका रेडियस है ट्यूब का। तो ऐसे क्वेश्चन में करना हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, वेलोसिटी को तुम्हें क्या लिखना है, एल टी माइनस वन। ठीक है, ईटा का डायमेंशन जैसा कि हम जानते हैं विस्कोसिटी का एम एल माइनस वन टी माइनस वन होल टू दी पावर एक्स। रो का डायमेंशन जैसा कि हम जानते हैं एम एल माइनस थ्री होल टू दी पावर वाई एंड आर इज रेडियस दैट इज लेंथ। ठीक, अब ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, अगर याद हो तो एल टी माइनस वन इज इक्वल टू एम का पावर यहाँ से x मिला, यहाँ से y मिला, तो x प्लस वाई कर लिया, l के पावर माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री वाई एन प्लस जेड एंड t टू द पावर माइनस एक्स। ऐसा करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इनके पावर्स को कंपेयर करते हैं ना, याद आ रहा है, m नहीं है तो m टू पावर ज़ीरो हो जाएगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, माइनस एक्स माइनस थ्री वाई प्लस जेड इज इक्वल टू पावर वन है तो वन के बराबर होगा, यहाँ पावर माइनस वन है तो माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन हो जाएगा। इन तीन इक्वेशंस को सॉल्व करके सिंपली तुमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। हम लोग कर चुके हैं एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को ही किए हैं, जहाँ पे क्वेश्चंस हम लोग डायमेंशन के कर रहे थे, वो लेक्चर को देखोगे तो तुमको पूरा बाकायदा सोल्यूशन मिल जाएगा। इसका पूरा मेथड ऐसा ही, इक्वेशन को लिख लो, पहले डायमेंशन लिख लो, इक्वेशन फॉर्म करो, उन तीनों को सॉल्व कर लो। आई थिंक कर सकते हो, सब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, चलो ना चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज दिस, द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय, एक फिजिकल क्वांटिटी दी है, इसका डायमेंशन m टू द पावर a, l टू द पावर p, t टू द पावर c है। ठीक है, कोई होगा फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें a b और c की वैल्यू रख करके चेक करना है कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू माइनस वन, c इज इक्वल टू माइनस टू पर फोर्स, a इज इक्वल टू जीरो कर दोगे तो फोर्स कैसे होगा, a इज इक्वल टू वन, b इज इक्वल टू टू, c इज इक्वल टू माइनस टू पर एनर्जी है, तो m l स्क्वायर टी माइनस टू, तो इसका सीधा सा ऑप्शन मिल गया तुमको टू। ठीक है, m तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत मुश्किल है भी नहीं, और वेलोसिटी में मास होता नहीं है, प्रेशर में भी डायमेंशन रॉन्ग है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट कि ये एनर्जी हो जाएगा अगर a की वैल्यू वन हो, b की वैल्यू टू हो और c की वैल्यू क्या हो, माइनस टू, इट विल बिकम ml स्क्वायर t माइनस टू। सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18th एंड 19th। 18th क्वेश्चन कह रहा है कि प्लैंक्स कांस्टेंट, अगेन इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं अपने प्रैक्टिस सेशन में। h इज प्लैंक्स कांस्टेंट, c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड g इज द ऑफ कोर्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इन तीन को यूज करके हमको विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन ऑफ लेंथ, तो इनको यूज करके हमको लेंथ का डायमेंशन फाइंड करना है, तो इनके टर्म्स में लेंथ को हमको डायमेंशन बनाना है। तो लेंथ इज इक्वल टू h टू द पावर a कर दिया, c टू द पावर b कर दिया, g टू द पावर c कर दिया। ठीक है, ये एक्स वाइज है। ये क्वेश्चन भी हम लोग अपने प्रैक्टिस सेशन में कर चुके हैं। फिर वही करना है, प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन लिखना है, c वेलोसिटी की डायमेंशन लिखनी है, g का डायमेंशन लिखना है। ठीक है, अगेन a b और c के इक्वेशंस बनेंगे, इनको सॉल्व करना है और बिल्कुल सा इस बी सी की वैल्यू आ जाएगी और रख देना है, तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में पूरा नहीं कर रहा होगा क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं ऑलरेडी अपने क्लास में। ठीक है, फिर भी जिनको नहीं क्लियर है मेथड देख लो, अभी कुछ देर पहले किया, तीनों के डायमेंशन लिख लोगे, ए और बी सी का इक्वेशन बनेगा और तुमको तीनों को सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलो 19th क्वेश्चन देखते हैं।
अगेन हमको लेंथ का डायमेंशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, जी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एंड परमिटिविटी। इनको यूज़ करके हमें डायमेंशन ऑफ लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, सब में एक बात देखो, ई स्क्वायर अपॉन 4πε0 है, जी है और सी स्क्वायर है। तो इसके भी 2-3 तरीके। सबसे पहले तो फिर जितने ऑप्शंस हैं उन सब ऑप्शंस में सबके डायमेंशन लिखो, सी का लिखो, जी का लिखो, ई का लिखो एंड एप्सिलॉन का डायमेंशन लिखो। क्लियर है? ये करने के बाद चेक कर लो किसका डायमेंशन लेंथ के इक्वल है। एक तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है, जितने भी 4 फॉर्मूले दिए हुए हैं सबके डायमेंशन लिखो, जिसमें लेंथ आ जाए दैट इज़ योर आंसर। ये एक तरीका, मगर थोड़ा लंबा होगा। डॉक्टर सस्से कि तुम्हारा पहले ऑप्शन में आंसर आ जाए, लकी हो के तो आगे, वरना फिर चौथे ऑप्शन में आंसर आएगा। तो बट एक तरीका है, कर सकते हो। एक तरीका और मैं तुमको बताऊं कि देखो इसमें, अब इसके लिए कम ये कर सकते हो कि अगर हम लोग कूलॉम्स लॉ यूज़ करें, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स का फॉर्मूला, ठीक है, 1/4πε0 E²/I²। क्योंकि तुम हर ऑप्शन में देखोगे तो E²/4πε0 वहाँ पर पे है, तो यहाँ से हम लोग FR² इज इक्वल टू E²/4πε0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो E²/4πε0 का जो डायमेंशन होगा, फोर्स का डायमेंशन mLT-2 एंड लेंथ का डायमेंशन L²। ठीक है, दिस विल बिकम mL³ T⁻²। अब ये E²/4πε0 का डायमेंशन तुमको मिल गया। ठीक है, अब ऐसा करना कि L इज इक्वल टू C और G और E²/4πε0 को इकट्ठे दे लेना और होल टू दी पावर क्या कर देना, Z। बात समझ लो, चारों ऑप्शन में E²/4πε0 दिया हुआ है। ठीक है, C है और G है, तो C⁴x, G⁴y एंड E²/4πε0 का इकट्ठे पावर Z कर दो और इसका डायमेंशन इकट्ठे पुट कर देना mL³ T⁻²। थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, लेकिन अगेन वही करना होगा। इक्वेशन को सॉल्व करके x, y, z की वैल्यू फाइंड करोगे, तब जाके लेंथ का एग्जैक्ट तुमको फॉर्मूला मिलेगा इन फिजिकल क्वांटिटीज़ के टर्म्स में। ठीक है, तो आई थिंक इस क्वेश्चन को भी हम लोग कर चुके हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में, देख लेना, बहुत क्लियरली एक्सप्लेन्ड है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20th एंड क्वेश्चन 20 इज दिस वन, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा x/v माइनस के। ठीक है, एक वेव इक्वेशन है, y इज इक्वल टू a sin ओमेगा ब्रैकेट में x/v माइनस के। डायमेंशन ऑफ k हमें फाइंड करना है, तो k और x/v का डायमेंशन सेम होगा, तो डायमेंशन ऑफ k इज इक्वल टू x का डायमेंशन l एंड v का डायमेंशन LT-1। तो यू गॉट डायमेंशन दैट इज t, दैट इज योर टाइम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, तो आंसर इज 3। ठीक है, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 20th। बाकी जल्दी से 5 क्वेश्चन और बच्चे कर लेते हैं, हमारा PPS 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 21 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इन अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मास इज अल्फा किलोग्राम। ठीक है, अब मास को हम लोग जो 1 किलोग्राम कहते हैं उसके बदले में क्या करना है, अल्फा किलोग्राम। लेंथ की यूनिट जो होगी वो बीटा मीटर और जो टाइम की यूनिट होगी वो कह रहा है गामा सेकेंड। मतलब जिसको तुम 1 किलोग्राम बोलते हो, अब उसको हटा करके अल्फा किलोग्राम हम लोग यूनिट मान लेंगे। भाई मास की यूनिट अल्फा किलोग्राम है, लेंथ इज नाउ बीटा मीटर एंड टाइम इज गामा सेकेंड। तो जो 1 किलोग्राम, 1 मीटर और 1 सेकेंड हम यूज़ करते हैं, अब उसके जगह पे अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर और गामा सेकेंड तुमको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये अल्फा बीटा गामा है क्या, हो सकता है कोई वैल्यू हो, जैसे अल्फा केवल 10 वैल्यू। तो 1 किलोग्राम को तुम
लेते थे, किलोग्राम के मल्टीपल में वैल्यू हमको मेज़र करना है। अब यहाँ अल्फ़ा के मल्टीपल में मेज़र करना है, तो कुछ नहीं करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस हैं, जो भी डायमेंशन है, बस इनमें वो डिवाइड कर दो उससे, बस उल्टा पावर कर देना। जैसे हमें डायमेंशन ऑफ करा कि 10 जूल को हम लोग कैसे लिखेंगे इस यूनिट में, तो 10 जूल इज़ 10 mL² T-2 होता है, ठीक है, हमारे पुराने वाले यूनिट में। अब इन यूनिट्स में क्या होगा, तो बस उल्टा कर देना, अल्फ़ा टू द पावर -1, बीटा टू द पावर -2 एंड गामा टू द पावर -2 का उल्टा हो जाएगा गामा, ठीक है। क्योंकि अब तुम 1 किलोग्राम के बदले अल्फ़ा किलोग्राम यूज़ करोगे, ठीक है, तो जहाँ पे 1 होगा वहाँ पे अल्फ़ा किलोग्राम आ जाएगा, यानी कि जो वैल्यू है अब वो 1/अल्फ़ा यूज़ होगी। जिसको हम 1 बीटा यूज़ करते थे वहाँ 1/बीटा यूज़ करेंगे, जहाँ हम 1 सेकेंड यूज़ करते तो वहाँ पर 1/गामा हम यूज़ करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में कहीं भी अगर ये वैल्यूज़ आती हैं कि 1 किलोग्राम के बदले 10 किलोग्राम, 1 मीटर के बदले 5 मीटर, 1 सेकेंड के बदले 8 सेकेंड को के टर्म्स में हमको मेजरमेंट लेना है, तो जो भी वैल्यूज़ होगी उसके हिसाब से तुमको डिवाइड कर देना होगा। तो जहाँ m था वहाँ 1/अल्फ़ा हो जाएगा, जहाँ l था वहाँ 1/बीटा, और जहाँ t था वहाँ 1/गामा। तो उसके साथ सॉल्व करो, बस पावर को रिवर्स कर देना, ठीक है, अल्फ़ा टू द पावर -1, बीटा टू -2 एंड गामा टू पावर 2। तो इस तरीके से 10 जूल की वैल्यू को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर हमें चेक करना है कौन सा ड्रॉबैक नहीं है। तो ड्रॉबैक थर्ड वाला है, जो कि गलत ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक तो बहुत है मगर थर्ड वाला रॉन्ग है, क्योंकि थर्ड ऑप्शन हम कह रहा है कि इट कैन नॉट डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट के प्रेजेंस को डिटरमाइन नहीं कर सकता कि कांस्टेंट है कितना है, लेकिन कांस्टेंट के डायमेंशन को तो फाइंड कर सकता है। तो ये तो ड्रॉबैक इसका नहीं है, दिस इज टोटली रॉन्ग, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये डायमेंशन का ड्रॉबैक नहीं है। देन वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.2370 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैंने कहा था अगर यहाँ डेसिमल के बाद जितने वैल्यूज़ हैं सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू 4। ना क्वेश्चन 24 में 0.07 में 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 0.2370 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, और 6.032 में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। 0.007 एक सिग्निफिकेंट फिगर, 0.2370 4 सिग्निफिकेंट फिगर, एंड 6.032 में भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज 144, ये तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर है। 25 में सम हमें चेक करना है कि सम में सिग्निफिकेंट फिगर टर्म्स में समेशन क्या होगा, और वो नंबर्स हैं, देखो ये 436.32, 224.2 एंड 0.301। तो हमें इनको जब सम करना होगा तो सम करने में क्या करते हैं, जिसमें सबसे कम डेसिमल होंगे पॉइंट के बाद जितने कम डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उतने ही आंसर में होने चाहिए।